हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 डिस्कस कर रहे हैं जो अप्रैल 2025 में आई थी, यानी कि जो मई एग्जाम के एमटीपी सीरीज 1 है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि मई अटेम्प्ट के टाइम पे मैं ये वीडियो बना नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल फैमिली रीजंस, तो इसलिए मैं आज आपको ये सॉल्व करके दे रही हूँ एमटीपी सीरीज 1, ताकि जो सितंबर में बच्चे दे रहे हैं उनकी भी एमटीपी, जो मई की एमटीपी है वो भी उनकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Which of the following statements is correct regarding business cycle? इनमें से कौन सा statement correct है? A. Business cycle always affect all sectors uniformly. ये तो हमें पता है incorrect है, कुछ sector को ज़्यादा affect करती है, कुछ को कम। Business cycles may affect all sectors uniformly. बिजनेस साइकिल्स डू नॉट अफेक्ट ऑल सेक्टर्स यूनिफॉर्मली। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, क्योंकि हमें पता है जो बिजनेस साइकिल है वो सर्टेन सेक्टर्स को ज्यादा अफेक्ट करता है, जैसे कि कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल जो गुड्स है उनको ज्यादा अफेक्ट करता है एंड बाकी सेक्टर्स को कम अफेक्ट करता है। राइट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 2. Business cycle emerge in dash. Socialist economy, फ्री मार्केट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए बिजनेस साइकिल ज्यादातर फ्री मार्केट इकोनॉमी में इमर्ज करती है, क्योंकि बिजनेस साइकिल मींस फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। राइट, अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा होता है, तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर पाता। एंड मिक्स में भी सर्टेन एक्सटेंट तक गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। राइट, तो फ्रीली बिजनेस साइकिल इमर्ज नहीं हो पाता, फ्रीली फ्लक्चुएट नहीं कर पाता। लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी में फ्रीली इकोनॉमी फ्लक्चुएट कर पाती है, तो बिजनेस साइकिल भी यहाँ पे हमें फ्रीली इमर्ज होते हुए दिखते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर वुड बी फ्री मार्केट इकोनॉमी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. If the price elasticity of demand of a product is -3, what should be the price of the product for its MR to be ₹20? देखिए प्राइस क्या है, प्राइस इज बेसिकली योर एवरेज रेवेन्यू AR। राइट, तो हमें MR दिया हुआ है, प्राइस इलास्टिसिटी हमें दिया हुआ है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए हम लगाएंगे MR इज इक्वल्स टू AR E-1/E। तो इस तरह से हम AR फिर निकाल पाएंगे। राइट, तो MR की वैल्यू डाल देते हैं 20 इज इक्वल्स टू AR इंटू इलास्टिसिटी हमें कितना दिया हुआ है -3। लेकिन ये फॉर्मूला जो है ना, इसमें हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ही लेते हैं, यानी कि साइन को इग्नोर करके सिर्फ जो वैल्यू है वो ही लेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ 3 लेंगे, 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सो देखिए 20 इज इक्वल्स टू AR इंटू 2/3। राइट, तो AR हम निकाल सकते हैं, AR इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो 2 10 जा 20 हो गया, 10 3 जा 30। तो एवरेज रेवेन्यू या फिर प्राइस हमारी यहाँ पे कितनी है? 30 पर यूनिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4. While drawing budget line of a consumer consuming nacho chips and Pepsi, if the quantity of nachos is taken on y-axis and quantity of Pepsi on x-axis, the slope of the budget line will be PP by PN, PN by PP, M by PN या फिर M by PP, जहाँ पे PP is the price of Pepsi, PN is the price of nachos and M is the money income of consumer। देखिए अब बजट लाइन का स्लोप का फॉर्मूला क्या है? स्लोप इज गिवन बाय Px by Py। Px is the price of the commodity on x-axis and Py is price on y-axis। तो देखिए यहाँ पे x-axis पे क्या लिया हुआ है? पेप्सी को। राइट, तो स्लोप में पहले पेप्सी की प्राइस आएगी, दैट इज PP। ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय PN, दैट इज प्राइस ऑफ नाचोस, जो कि हमने y-axis में लिया हुआ है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर वुड बी PP by PN। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A। Question number 5. Theory of mercantilism propagates encourage exports and imports, encourage exports and discourage imports, discourage exports and imports या फिर discourage exports and encourage imports। देखिए मर्केंटालिज्म का प्रिंसिपल कहता है कि देश से बाहर सामान बेचो, ठीक है, लेकिन अंदर ज्यादा सामान ना खरीदो, क्योंकि बाहर बेचने से हमारे पास पैसा आएगा विच इज गुड, लेकिन अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो हमारे हाथ से पैसा जाएगा विच इज नॉट गुड। राइट, सो इट advises us to encourage exports and discourage imports. Question number 6. EVA digital assistance robot of HDFC Bank is
एन इंटरमीडिएट गुड, कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड्स या फिर नन ऑफ दीज। देखिए जो ये असिस्टेंस रोबोट है ये क्या करता है, ये कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, राइट। एंड क्या इसमें हम एक ही कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या एक ही बार कर सकते हैं? नहीं। जैसे कि ये रोबोट हो गया तो इसमें कई सारे कंज्यूमर्स अपने क्वेरीज भेजते हैं, अपना सवाल भेजते हैं एंड ये सबको आंसर करता है एंड बार बार करता है, राइट। तो रिपीटेडली हम इसको यूज कर सकते हैं टू फर्दर प्रोवाइड सर्विसेज, है ना। तो ये कैपिटल गुड की कैरेक्टरिस्टिक है, राइट, जहाँ पे वी कैन यूज इट रिपीटेडली एंड इट इज यूज टू फर्दर प्रोवाइड कंज्यूमर गुड्स, है ना। जैसे वैसे ही यहाँ पे जो सर्विसेज है ये कंज्यूमर गुड्स है और जो रोबोट है ये सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो इट बिहेव्स एज अ कैपिटल गुड्स, तो इसलिए हम इसको कैपिटल गुड मानेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है? इन द सिंपल केनेशियन मॉडल एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1, ये तो करेक्ट है, राइट। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1, तो ये भी करेक्ट है, तो दोनों ही करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ? नीदर ए नॉर बी, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल इनकम अकाउंटेंट्स कैन अवॉइड मल्टीपल काउंटिंग बाय including transfers in their calculation, counting both intermediate and final goods, only counting final goods या फिर only counting intermediate goods। देखिए मल्टीपल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ फाइनल गुड्स को कंसीडर करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स इसमें से हटा देते हैं, राइट। तो इससे डबल काउंटिंग अवॉइड हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट माइनस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, net investment plus replacement investment, net investment after it has been inflated for changes in price level, या फिर net investment plus net exports। देखिए जब भी हम ग्रॉस कहते हैं तो ग्रॉस में वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है इट हैज बीन एडेड, राइट। देखिए नेट में अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो इट गिव्स अस ग्रॉस, है ना। अब देखिए यहाँ पे ना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोला हुआ है, तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब एक्चुअली डेप्रिसिएशन ही होता है, क्योंकि जब भी हम एसेट से या इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन काटते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम एक कॉर्पस जमा कर रहे हैं ताकि समय आने पे हम उसे रिप्लेस कर सके, हमारे पास इनफ पैसा हो कि हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं जब वो वेयर आउट हो जाए, ठीक है। तो इसी पर्पज से हम डेप्रिसिएशन काट रहे होते हैं एसेट्स में से, ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्लस डेप्रिसिएशन विल गिव अस आवर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 10, the largest component of national income is compensation of employees, rents, interest या फिर corporate profits। देखिए करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, जो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है इट मेक्स द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ योर नेशनल इनकम, क्योंकि जो लेबर का पेमेंट है या जो लेबर जो फैक्टर है ना वो सबसे ज्यादा यूज होती है। Question number 11, transfer payments are A, excluded when calculating GDP because they only reflect inflation, excluded when calculating GDP because they do not reflect current production, included when calculating GDP because they are a category of investment spending, included when calculating GDP because they increase the spending of recipients। देखिए हमें पता है ट्रांसफर पेमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं होता, तो सी और डी तो गलत हो गया। वो एक्सक्लूड होता है क्योंकि वो करंट प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट फ्री में दे रही है जनता को, राइट। सो इट डज नॉट ऐड टू योर करंट प्रोडक्शन, जो चीज करंट प्रोडक्शन में ऐड होती है हम उसी को सिर्फ जीडीपी में लेते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज एक्सक्लूडेड। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। Question number 12, price floor is fixed by the government which is equal to equilibrium price, below the equilibrium price, above the equilibrium price या फिर none of these। देखिए प्राइस फ्लोर का क्या मतलब होता है कि एक मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट सेट कर रही है कि इतना तो सामान की दाम होनी ही चाहिए, इससे कम इसका दाम नहीं हो सकता। और ये गवर्नमेंट कब करेगी, जब दाम बहुत कम हो। लेट्स से जैसे कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी है, ठीक है, उसकी अभी करंट मार्केट प्राइस है सिर्फ
10 लेट्स से। अब गवर्नमेंट को लगता है ये तो बहुत ही कम दाम है, इससे जो फार्मर्स हैं उनके इनकम को अफेक्ट करेगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है ₹20 कि एटलीस्ट इसकी दाम 20 तो होनी ही चाहिए, तब जाके फार्मर को ठीक इनकम मिलेगा, वो भी अपना मेहनत का कमाई कमा पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका प्राइस फ्लोर, यानी कि एक प्राइस आपने सेट कर दिया कि मार्केट प्राइस इससे बिलो नहीं जा सकता। ओके, और ये यूजुअली करा जाता है व्हेन द प्राइस मार्केट प्राइस इज वेरी लो। अगर मार्केट प्राइस देखिए यहाँ पे 40 होता, 30 होता, तो क्या गवर्नमेंट को ये करने की जरूरत थी? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फार्मर्स अच्छा खासा कमा रहे थे। लेकिन क्योंकि ये इतनी कम है तो इसलिए ये गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। ठीक है, सो यूजुअली देखिए ये जो प्राइस है ना, ये जो इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस अभी है उससे ज्यादा ही गवर्नमेंट सेट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे फार्मर्स को बचाना चाह रही है। ठीक है, so it is set above the equilibrium price. Question number 13. When actual price of a commodity is less than the equilibrium price, its price starts rising, starts falling, starts fluctuating या फिर remains constant. देखिए एक्चुअल प्राइस क्या है, कम है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। देखिए कोई भी सामान की जो प्राइस है ना, वो हमेशा चाहती है, प्राइस एंड क्वांटिटी हमेशा चाहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। ठीक है, अब देखिए लेट्स से दिस पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब प्राइस इक्विलिब्रियम से नीचे है, राइट, दिस इज द करंट मार्केट प्राइस, है ना। तो ये प्राइस क्या करेगी ना, ये राइज होके इक्विलिब्रियम को मीट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी का यही मकसद होता है कि एक बार इक्विलिब्रियम में जाके सेटल हो जाए। सो इफ इट इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, इट विल राइज एंड ट्राई टू रीच द इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो प्राइस विल स्टार्ट राइजिंग। अब यही प्राइस अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर होता ना, ठीक है, अगर मार्केट प्राइस यहाँ पे होता आपका, तो ये क्या करता, ये नीचे आके इक्विलिब्रियम से मीट करने की कोशिश करता। ठीक है, सो इन दैट केस द प्राइस वुड फॉल। ठीक है, लेकिन हमारा ऑलरेडी नीचे है। ठीक है, नीचे है तो ये ऊपर आके इक्विलिब्रियम को मिलने की कोशिश करेगा। ओके, सो हमारा आंसर होगा ए, स्टार्ट्स राइजिंग। क्वेश्चन नंबर 14. The cost, which is never zero even when the production is stopped, is known as सप्लीमेंट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखिए हमें पता है जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कभी नहीं रुकते, इवन प्रोडक्शन रुकने पे भी नहीं रुकते, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा सप्लीमेंट्री कॉस्ट, क्योंकि सप्लीमेंट्री कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ओनली। ठीक है, सो दैट्स वाई ये जो प्रोडक्शन रुकने पे भी ये नहीं रुकती। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 15. At the point of inflection, total product is maximum, average product is maximum, marginal product is maximum या फिर marginal product is zero। देखिए point of inflection हम उस point को कहते हैं जहाँ पे marginal product zero होता है ना। ये stage 1 के अंदर ही आता है। ठीक है, stage 1 के कहीं बीच में marginal product maximum होके फिर गिरने भी लग जाता है, right। तो वो जो maximum point है उसे हम point of inflection कहते हैं। Question number 16. The Indian government imposed heavy taxes on commodity to reduce its consumption by the public. Such heavy taxes will decrease the demand of the commodity only when elasticity is zero, elasticity is greater than 1, elasticity is less than 1 या फिर elasticity equals to 1। देखिए जब गवर्नमेंट हैवी टैक्सेस लगा रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट इसकी कंजम्पशन को, ये कमोडिटी के कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाह रही है, राइट। अब देखिए प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड डिक्रीज होने के लिए ये कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए, राइट। क्योंकि इलास्टिक डिमांड के केस में ही डिमांड अफेक्टेड होता है विथ प्राइस, है ना। अगर ये इनइलास्टिक डिमांड होता तो चाहे प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डिमांड पे इतना फर्क ही नहीं आता, राइट। तो अगर इलास्टिक डिमांड है तभी डिमांड डिक्रीज होगा व्हेन प्राइस राइजेस। ठीक है, और इलास्टिक डिमांड कब होता है, व्हेन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। सो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17. What does the term cascading effect in taxation refer to? Tax on tax leading to increased cost, double taxation of the same income, a uniform tax rate across all commodities,
या फिर अ सिस्टम वेयर इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कंप्लीटली अवॉइडेड। देखिए कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना। इसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा टैक्स लग जाता है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, प्राइस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 18. Which characteristic of money refers to its ability to hold value over time? Divisibility, durability, portability या फिर store of value। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। देखिए आज जो 10 रुपए है, जरूरी नहीं है कि मैं आज ही खर्च करूँ, राइट, मैं उसको बचा के रख सकती हूँ और फ्यूचर में कभी मैं उसी पैसे से 10 रुपए वर्थ का सामान खरीद सकती हूँ, राइट। तो मेरा जो 10 रुपए का वैल्यू है वो प्रिजर्व करके मैं रख सकती हूँ फॉर फ्यूचर। सो दैट इज कॉल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू। Question number 19. What is the purpose of a capital budget? Funding day-to-day government operations, financing long-term investment and projects, मैनेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स या फिर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। देखिए कैपिटल बजट का पर्पस होता है टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट। उसके लिए आप जो लगानी करते हो, जो कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो, उसे हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। ठीक है, अगर हम डे टू डे ऑपरेशंस के लिए खर्चे करें तो उसे हम रेवेन्यू बजट कहते हैं, है ना। कैपिटल बजट होता है कि हम जो लॉन्ग टर्म के लिए खर्चा कर रहे हैं, ओके, फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 20. According to Keynes, what is the role of the government in maintaining full employment? Limited role as the market will self-adjust, active role through fiscal and monetary policy, passive role focusing on international trade या फिर no role as unemployment is a natural part of business cycle। देखिए कीन्स तो हमेशा ना गवर्नमेंट को इंटरवीन करनी चाहिए मार्केट में, एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी को सुधारना चाहिए, हमेशा इस चीज पे जोड़ देते हैं, राइट। सो उनका मानना है कि गवर्नमेंट को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 21. Keynesian economics emphasizes the importance of market self-regulation, government intervention, international trade या फिर license fair policies। तो जैसा कि हमने कहा कीन्स चाहते हैं गवर्नमेंट इंटरवीन करे मार्केट में, ठीक है, और मार्केट को सुधारे। सो इट emphasizes the importance of market intervention। Question number 22. Which of the following factors does not directly affect the demand for money? A. Interest rate. देखिए interest rate it affects the speculative demand for money, right? The level of income or output ये transaction demand of money को affect करती है। And price level in the economy also affects the demand for money, क्योंकि चीज़ों की प्राइस ज़्यादा है तो हम ज़्यादा मनी को होल्ड करना चाहेंगे to buy things, right? So all these three they affect the demand for money। लेकिन गवर्नमेंट की जो fiscal deficit है ना, it does not directly affect the demand for money। ये rather money supply को affect कर सकती है but not money demand। So this does not directly affect the demand for money। So correct option is option D। Question number 23. In an economy, a change in the reserve ratio will directly affect the level of interest rate in the market, supply of money in circulation, demand for money at different income level या फिर गवर्नमेंट्स बजटरी बैलेंस। देखिए जब हम सप्लाई ऑफ मनी का चैप्टर पढ़ते हैं यानी कि चैप्टर 8 यूनिट 2, तो वहाँ पे हम 3 इमीडिएट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई पढ़ते हैं, राइट। तो वो क्या क्या है, पहले आपका है हाई पावर्ड मनी, सेकंड इज योर रिजर्व रेशियो, राइट, एंड थर्ड इज योर करेंसी डिपॉजिट रेशियो। तो ये 3 चीजें डायरेक्टली सप्लाई ऑफ मनी इन सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है। तो रिजर्व रेशियो किसको अफेक्ट करती है, it directly affects the supply of money in circulation। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Question number 24. Which of the following budget types specifically aims to reduce the deficit by either increasing taxes or reducing government spending? बैलेंस बजट, एक्सपेंशनरी बजट, कॉन्ट्रैक्शनरी बजट या फिर सरप्लस बजट। देखिए टैक्सेस को तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि लोगों के हाथ में पैसे कम देना चाह रहे हैं, राइट। तो ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्शनरी बजट में जहाँ पे आप इकोनॉमी से पैसे सक इन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि इन्फ्लेशन कम हो जाए, इकोनॉमी में पैसे कम हो और इन्फ्लेशन कम हो जाए, ठीक है। सो इट इज कॉन्ट्रैक्शनरी बजट। Question number 25. Which of the following is the most important source of India's foreign exchange earning? Industrial exports, remittances from Indian working abroad,
टूरिज्म या फिर सर्विस एक्सपोर्ट, स्पेशली आईटी एंड सॉफ्टवेयर। देखिए हम सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं थ्रू आवर सर्विस, जो हम सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं ना बाहर, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडिया में बैठे बैठे ही प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो स्पेशली जो आईटी एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विसेज है, तो ये हमें सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग देती है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 26. The Green Revolution in India focused primarily on increasing the production of oilseeds, food grains, especially wheat and rice, fruits and vegetables या फिर cash crops like cotton and sugarcane। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन फोकस था ऑन फूड ग्रेन्स, स्पेशली wheat and rice, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 27. Which of the following is a primary objective of India's 5-year plans? To regulate and control foreign trade, to promote balanced economic growth across all regions, to discourage the private sector in favor of public enterprises, या फिर to ensure foreign aid and capital inflows in the country। देखिए 5 ईयर प्लान का मेन मकसद था कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लेकिन बैलेंस तरीके से हो, यानी कि सारे रीजन्स में ग्रोथ हो, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 28. In international trade negotiations, which of the following is the most common objectives for countries involved in multilateral trade talks? To increase tariff and protect domestic industries, to reduce trade barriers and promote free trade, to restrict foreign competition through quotas, या फिर to enhance domestic subsidies for agriculture sectors। देखिए जब हम ट्रेड के लिए टॉक्स करें, जब 2-3 कंट्रीज मिलके बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, तो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे जो कंट्रीज है उनके साथ हम ज़्यादा फ्रीली ट्रेड कर सके, हम ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, जो बैरियर्स है वो कम हो जाए। इसी के लिए तो हम नेगोशिएट करते हैं, राइट, ताकि हम टैक्स कम लगाए, हम ट्रेड बैरियर्स को हटाए और हम इजीली एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सके। सो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोट फ्री ट्रेड। Question number 29. Which of the following is not a key assumption of Ricardo's theory of comparative advantage? तो इनमें से कौन सा जो रिकार्डो की थ्योरी है उसकी assumption नहीं है, which is not assumption, ठीक है। So two countries each specializing in the good it can produce most efficiently will both gain from trade। तो ये तो थ्योरी का assumption है, थ्योरी का मेन क्रक्स ही यही है, राइट, कि दोनों कंट्री को बेनिफिट हो सकता है अगर ये वही चीज में स्पेशलाइज करें जिनमें ये अच्छे हैं। रिसोर्सेज आर इमोबाइल बिटवीन कंट्रीज बट मोबाइल विद इन कंट्रीज। हाँ, मतलब रिसोर्सेज हम इजिली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं ले जा सकते, तभी तो कंपेरेटिव एडवांटेज है कंट्रीज में, राइट। अगर रिसोर्सेज इजिली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम ले जा सकते हैं तो ये कंपेरेटिव एडवांटेज या एब्सोल्यूट एडवांटेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ठीक है। ट्रेड occurs only due to differences in technology between countries। देखिए अब ये असम्पशन नहीं है रिकार्डो का, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं हुई है। रिकार्डो की जो थ्योरी है ना, इट इज लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, यानी कि जो भी हम कंपेरेटिव एडवांटेज कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, इट इज बेस्ड ऑन लेबर ओनली, कि कहाँ पे लेबर कम लग रहा है, ठीक है। कम लेबर में ज्यादा सामान जहाँ पे बन रहा है उसी को हम एडवांटेज कहते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की जो बात है ना वो बाद में मॉडर्न थ्योरी में करी गई है, नॉट इन रिकार्डोज थ्योरी, ओके। सो दिस इज नॉट एन अजम्पशन। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। देखिए बोथ कंट्रीज इन ट्रेड कैन बेनिफिट even if one country is less efficient in producing both goods। ये भी ट्रू है, राइट, ये भी assumption है कि it does not matter, अगर आपका absolute advantage कोई भी गुड में नहीं है, but even if you have comparative advantage then you will benefit, ठीक है। it's not necessary कि आपके पास absolute advantage होनी चाहिए। so देखिए A, B and D तो assumption correct है, C incorrect है, so हमारा आंसर होगा C। Question number 30. According to the quantity theory of money, if the money supply increases while the velocity of money and the output remains constant, the general price level will A. decrease, B. increase proportionately, C. stay the same या फिर D. increase but unpredictably। देखिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का फॉर्मूला क्या है, mv is equals to pt, राइट। अब अगर वेलोसिटी एंड द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, जिसको हम ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, अगर ये दो चीज कांस्टेंट है तो इक्वेशन में क्या बचा, मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल, राइट। अब अगर ये और ये कांस्टेंट है तो मनी सप्लाई जब इंक्रीज होगा तो प्राइस में भी इक्वली ही प्रोपोर्शनेटली ही इंक्रीज होनी चाहिए, राइट, तभी जाके ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगा, है ना। सो दैट्स व्हाई आंसर वुड बी बी, इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली।
Question number 31. Which of the following situation best demonstrates a market failure due to asymmetric information? A monopolist exploiting market power by reducing supply, consumer buying substandard products because they lack information about quality, the government providing public goods like street lighting, या फिर a natural monopoly where economies of scale drive market concentration. देखिए एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि दो पार्टीज के बीच में द इंफॉर्मेशन इज नॉट द सेम, राइट, अलग अलग इंफॉर्मेशन है दोनों के पास. तो देखिए अगर कंज्यूमर के पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है तो दे में बाय गुड्स दैट आर लो क्वालिटी, राइट, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स वो खरीद सकते हैं एंड सेलर भी उसको सेल करेगा क्योंकि सेलर को तो पैसा कमाना है, राइट. तो सेलर को तो पता है लो स्टैंडर्ड है लेकिन कंज्यूमर को नहीं पता है, तभी तो वो खरीद रहा है, राइट. सो दिस विल हैपन. This demonstrates the market failure due to asymmetric information. Okay. Question number 32. When a market fails to allocate resources efficiently, leading to overproduction या फिर underproduction of goods, it is called monopoly, externalities, public goods या फिर market equilibrium. देखिए ये market failure का example है, right? And externality is a kind of market failure. और externalities में क्या होता है कि सर्टन गुड्स जिसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है वो तो ओवर प्रोड्यूस होते हैं एंड जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है वो अंडर प्रोड्यूस होते हैं, राइट. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आंसर एक्सटर्नैलिटी होगा. देखिए पब्लिक गुड्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर, लेकिन पब्लिक गुड्स पे मेन प्रॉब्लम क्या होता है, फ्री राइडिंग की प्रॉब्लम होती है, राइट. पब्लिक गुड्स में कुछ ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, द मेन प्रॉब्लम इज फ्री राइडिंग. इसलिए यहाँ पे पब्लिक गुड्स वुड नॉट बी अ सुटेबल आंसर वुड बी एक्सटर्नैलिटी. Question number 33. When elasticity is greater than 1, then MR is 1, negative, positive या फिर 0. देखिए MR का फॉर्मूला क्या है, MR is equals to AR into E minus 1 by E, right. अब देखिए अगर E का वैल्यू greater than 1 है, let's say it is 1.5, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर, MR is equals to AR into 1.5 minus 1 by 1. So this will give us 1.5 minus 1 would be 0.5 divided by 1. ठीक है, AR as it is है. So देखिए this will give us a positive number, right? And AR प्राइस भी जो है हमेशा वो पॉजिटिव नंबर ही होती है, राइट. सो देखिए MR पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो MR का वैल्यू भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव ही आएगा. सो इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, द आंसर विल बी पॉजिटिव, MR विल बी पॉजिटिव. अब यहीं पे अगर इलास्टिसिटी 1 होता तो देन फिर क्या होता, देखिए 1 होता तो E माइनस 1 बाई ई को हम कैसे लिख सकते थे, 1 माइनस 1 बाई 1, राइट. सो दिस वुड गिव अस 0. तो AR मल्टीप्लाइड बाई 0, फिर MR भी हमारा कितना होता, 0 होता, राइट. तो देखिए अगर ग्रेटर देन 1 है तो इट विल बी पॉजिटिव, अगर 1 है तो इट विल बी 0. ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा C, पॉजिटिव. अब देखिए यहाँ पे मॉड्यूल पे ना आपको डी आंसर दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको ये समझाया कि 0 कब होगा MR, जब इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1, नॉट ग्रेटर देन 1. तो मॉड्यूल में इसका गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है. करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी ही होगा. Question number 34. Price discrimination will be profitable only if the elasticity of demand in different sub-market is different, uniform, zero या फिर less. देखिए अगर इलास्टिसिटी डिफरेंट है डिफरेंट जगह, तभी आप डिफरेंट प्राइस चार्ज कर पाओगे बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी, है ना. जहाँ पे इलास्टिसिटी ज्यादा है यानी प्राइस से ज्यादा अफेक्टेड होते हैं लोग, तो कम प्राइस चार्ज करो. जहाँ प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, इनइलास्टिक है, वहाँ ज्यादा प्राइस चार्ज करो, राइट. तभी आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे. So correct answer is different. Question number 35. When the output of the firm increases in the short run, its average fixed cost decreases, increases, first decline and then rise या फिर remain constant. देखिए जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये तो कांस्टेंट रहता है शॉर्ट रन में, आपको पता है, राइट. लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, राइट. अब फिक्स्ड कॉस्ट आपका एक कांस्टेंट नंबर है, लेट्स से 5000 है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, है ना. अब आउटपुट पहले 1 था तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा, 5000. अब आउटपुट इंक्रीज होके 2 हो गया तो अब आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा,
2500, राइट। तो जैसे जैसे ये आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा, योर एवरेज फिक्स कॉस्ट विल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, सो इट विल ऑलवेज कंटिन्यूअसली डिक्रीज विद द इंक्रीज इन आउटपुट। जैसे आप डिनोमिनेटर में आप ऐड करते जाओगे ना, नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे ना आउटपुट, तो योर एवरेज फिक्स कॉस्ट विल डिक्रीज, कम कम होता जाता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, a vertical supply curve parallel to y-axis implies that the elasticity of supply is infinity 0, greater than 0 but less than infinity या फिर equal to 1। देखिए पहले तो आपका वर्टिकल सप्लाई कर्व हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड, राइट। अ वर्टिकल सप्लाई कर्व दैट इज पैरेलल टू प्राइस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट। तो इस तरीके का आपका सप्लाई कर्व होगा, है ना। तो ये सप्लाई कर्व आपको क्या दिखाती है कि आपकी क्वांटिटी सप्लाइड इज द सेम, राइट। क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा कांस्टेंट है, व्हाटएवर बी द प्राइस। तो इस तरह के हम इलास्टिसिटी को क्या कहेंगे, देर इज जीरो इलास्टिसिटी, राइट। क्योंकि सब क्वांटिटी सप्लाइड तो सेम ही है, चेंज ही नहीं हुई है। इलास्टिसिटी होने के लिए तो क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होनी चाहिए, बट इट इज फिक्स्ड, राइट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे द आंसर इज जीरो। इट शोज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो। Question number 37. Inequality and exploitation is minimal under mixed economy, capitalism, socialism या फिर none of these. The answer is socialism, क्योंकि ये सिस्टम ही इसलिए बनाई गई है कि जो कैपिटलिज्म की इनइक्वालिटी है या एक्सप्लोइटेशन है उसको हम हटा सके, ठीक है। सो इट इज मिनिमल अंडर सोशलिज्म। Question number 38. Comfort lie between inferior goods and necessities, luxuries and inferior goods, necessities and luxury या फिर none of these. Comfort होता है necessity से ज़्यादा और luxury से कम, है ना। So it lies between necessities and luxury. Question number 39. Which of the following is not a determinant of the firm's cost function? Taxes, the production function, price of the firm's output या फिर none of these. ठीक है, टैक्सेस कॉस्ट का पार्ट होता है, ठीक है। कॉस्ट में टैक्स डालने के बाद फिर वी फाइंड आउट द प्राइस, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन, यस, प्रोडक्शन फंक्शन हमें आउटपुट देती है एंड आउटपुट के बेसिस में भी कॉस्ट अफेक्ट होती है, ठीक है। लेकिन जो प्राइस ऑफ द फर्म आउटपुट है ना, इट डज नॉट अफेक्ट कॉस्ट। देखिए कॉस्ट में ना यू एड अ पार्ट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट का हिस्सा डाल के देन यू गेट योर प्राइस, राइट। अब देखिए यानी कि कॉस्ट जो है वो डिटरमाइन करती है हाउ मच प्राइस यू विल कीप ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि कॉस्ट में आप थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके यू सेट द प्राइस। लेकिन प्राइस जो है ये कॉस्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा, कॉस्ट प्राइस को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो देखिए विच इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्म्स कॉस्ट फंक्शन, दैट इज प्राइस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40. Which of the following is correct about cartel? There are a few forms, जी हाँ, all of which are similar in size, हाँ जी, तभी तो ये एक दूसरे को दबा नहीं पा रहे, है ना। अगर एक बड़ा छोटा होता तो दबा देते, कार्टेल नहीं बनाते, ठीक है। मोस्ट कार्टेल्स हैव ओनली अ सबसेट ऑफ प्रोड्यूसर्स, हाँ जी। देखिए सारे जो ओलिगोपोली के फॉर्म्स है सबके सब कार्टेल में मिल जाए जरूरी नहीं है, दो तीन मिलके कार्टेल बना लेते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, राइट। तो दे आर अ सबसेट ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स अवेलेबल। ओलिगोपोली में अगर 5 है तो मे बी 3 मिलके कार्टेल बना लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये ओवरऑल जो 5 है इसका सबसेट ही हुआ, है ना। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। Question number 41. Secular period is also known as short period, very long period या very short period. Secular period का मतलब होता है very long period. Option B. Question number 42. Price rigidity explained by Sweezy's model is related to which market form? Monopoly, oligopoly, monopolistic competition या फिर none of these. तो Sweezy's model price rigidity आता है oligopoly के अंदर। Question number 43. In business cycle, peaks and troughs are collectively known as टर्निंग पॉइंट्स, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, रियल बिजनेस साइकिल इवेंट्स या फिर नन ऑफ दिस। देखिए इनको हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं क्योंकि पीक के बाद इकोनॉमी पलट के कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, एक्सपेंशन से कॉन्ट्रैक्शन में टर्न हो जाती है, एंड ट्रॉ के बाद कॉन्ट्रैक्शन से फिर एक्सपेंशन आता है, राइट। सो दिस टर्न द इकोनॉमी, ठीक है। सो दे आर टर्निंग पॉइंट्स। Question number 44. Fluctuation in economic activities according to Keynes are due to innovation, change in money supply, fluctuation in aggregate effective demand या फिर fluctuation in government spending.
देखिए कीन्स कहते थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशन आती है बिकॉज ऑफ चेंज इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, और यही बिजनेस साइकिल का कारण भी होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज इलास्टिक बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जो है, ठीक है, बिजली, इसकी डिमांड इलास्टिक क्यों होती है, क्या कारण है? ए, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। क्या बिजली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है? नहीं, बिजली नॉर्मल रेट है, राइट, तभी तो हम हर कोई इसे यूज कर पा रहा है। सो इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। इट हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस, हाँ, इसके कई सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए, लाइट हो गया, कपड़े आयरन करने के लिए, और देखिए फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, प्रोडक्शन के लिए, और भी वेरियस पर्पस के लिए यूज होती है, राइट। तो क्या होता है ना, जब कोई भी चीज की ऑल्टरनेटिव यूज होती है, तो जब ये सस्ती होती है हम इसको बहुत सारे यूजेस में लगा देते हैं, तो इलास्टिक हो जाती है, राइट। और जब ये महंगी होती है ना, तो हम इसको फालतू यूज करना बंद कर देते हैं, राइट। जैसे हमारे पापा लोग करते हैं कि कोई भी कमरे में फालतू बत्ती जल रही है, नहीं, बंद कर दिया, है ना, क्योंकि जब ये महंगी होती है तो वो ऐसा करते हैं, राइट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बचाने का उनका टैक्टिक है ना। तो इसलिए ये इलास्टिक है क्योंकि इसके कई सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस है, तो दिस विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। देखिए इट हैज अ नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। हालांकि सोलर पावर भी अभी धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन ये इतना वाइड स्प्रेड नहीं है, अभी भी हम बिजली पे ही रिलाई करते हैं, हम सोलर पावर के भरोसे नहीं बैठते, राइट। तो कोई सब्स्टिट्यूट इसका नहीं है, तो it is elastic because of its alternative uses. Question number 46. The effectiveness of fiscal policy is limited by time lags in implementation, lack of flexibility in government expenditure, political constraints, या फिर all of the above. देखिए ये सारे फिजिकल पॉलिसी की जो इफेक्टिवनेस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इम्प्लीमेंट करने में, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने के लिए इतनी रेडी नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट्स है, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल पॉलिसी की इफेक्टिवनेस को कम कर सकती है। सो करेक्ट आंसर इज दी ऑल ऑफ दीज। Question number 47. Internal public debt refers to loans taken from international financial institutions, नहीं, internal कह रहा है ना, तो देश के अंदर से ही लिया है। Government borrowing from domestic sources, yes. Borrowing from foreign investors, again नहीं, देश के अंदर के सोर्सेस से ही लिया है। Foreign direct investment नहीं, again foreign नहीं हो सकता। So internal public debt is option B. Question number 48. Redistribution of income by the government is primarily done through progressive taxation and social welfare programs, privatization of public enterprises, increase in indirect taxes, या फिर encouraging monopoly practices. देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड वेलफेयर प्रोग्राम। क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है ना कि अमीर से ज़्यादा पैसे लेंगे एंड गरीब से कम, ठीक है। तो जो अमीर से पैसे लेंगे ना, फिर हम उसे यूज़ करते हैं इन वेलफेयर प्रोग्राम्स, उसको किसी ना किसी तरीके से नीडी लोग तक पहुंचाने की गवर्नमेंट कोशिश करती है ना। क्योंकि टैक्स से गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स करती है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, और भी कई देश में खर्चा करती है, नीडी लोगों तक पैसे पहुंचाती है, राहत देती है, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, redistribution ये एक तरीका है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 49. The Finance Commission is responsible for allocating financial resources between the union and the states, preparing union budget, controlling the Reserve Bank of India, या फिर regulating stock market। देखिए फाइनेंस कमीशन का पर्पस होता है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो डिस्ट्रीब्यूट करे बिटवीन सेंटर, यूनियन एंड द स्टेट्स, राइट। कि किस तरह से कितना यूनियन का जो टैक्स है वो सेंटर पे जाएगा, कैसे, क्या कहते हैं इसको, फिजिकल फेडरलिज्म फाइनेंस कमीशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50. Which of the following is not a function of नीति आयोग? पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, देखिए ये तो नीति आयोग करता है। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट्स, नहीं, ये फाइनेंस कमीशन करता है, अभी अभी तो हमने पढ़ा कि फाइनेंस कमीशन का यही काम है, राइट। प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये भी नीति आयोग करता है। एंड सर्विंग एज अ थिंक टैंक, ये भी नीति आयोग करता है। तो क्या नहीं करता? ऑप्शन बी नहीं करता, इट इज नॉट अ फंक्शन। सो गाइस, नाउ बिफोर वी मूव ऑन, आई वुड लाइक टू अनाउंस कि मैंने अपने वेबसाइट में बिजनेस इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जहां पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑल टुगेदर 1700 से भी आपको ज़्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे,
तो ये जो टेस्ट सीरीज है ना, ये सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक नहीं है। यहाँ पे आपको टेस्ट देने हैं, इसके बाद आपको स्कोरिंग मिलेगी, आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस होगी कि क्या आपने इजी क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं या एक्चुअल में डिफिकल्ट क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं, आपने पीयर्स के मुकाबले आप कहाँ खड़े हो, ठीक है, ये सारे एनालिसिस आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे ईच एंड एवरी क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, वो भी डिटेल में और इजी लैंग्वेज में, कि आपको सारे अपने मिस्टेक्स समझ आ जाएंगे। और अगर आपको नहीं भी आता है, आपको कोई एमसीक्यू में डाउट भी होता है, तो मैं भी अवेलेबल रहूंगी एज अ मेंटर आपके सारे डाउट सॉल्व करने में। सिर्फ मेरे ही एमसीक्यूज के नहीं, कोई इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज के क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई और टीचर के एमसीक्यू में डाउट है, तो वो भी सारे मैं आपको गाइड करूंगी, हेल्प करूंगी, सही आंसर आपको बताऊंगी। क्योंकि जो भी मेरे टेस्ट सीरीज लेंगे ना, उनका एक अलग सा व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, ठीक है, और वो ग्रुप में हम फ्रिक्वेंटली डिस्कस करते रहते हैं, जो भी बच्चों की डाउट्स होती है एमसीक्यूज में या कॉन्सेप्ट में भी, तो मैं वहाँ पे उनको अच्छे से गाइड करूंगी। और ये सब आपको मिल रहा है सिर्फ ₹250 में, ठीक है। अब ये जो आपके टेस्ट सीरीज है, इसमें सारे पीवाईक्यूज, एमटीपीज, आरटीपीज क्वेश्चन भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये करने के बाद आपको कोई और सोर्स से करने की, प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। बस इतना कर लो, इट इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम, और आप इसमें बहुत अच्छे एग्जाम में स्कोर ले आ सकते हैं। और मैं तो हूँ ही, मैं भी आपको गाइड करूंगी, ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेप जहाँ पे आप अटकते हैं, तो एज अ मेंटर आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। एंड देखो, इसका फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है, तो आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। चैप्टर 1 के एमसीक्यूज जो फर्स्ट टेस्ट है, वो फ्री ट्रायल बेसिस में अवेलेबल है, तो ट्राई करके देखो, और अच्छा लगे तो सीए सिंड्रेला क्लासेस ये वेबसाइट रहा, यहाँ जाके आप परचेज कर सकते हो। एंड और भी आपको कोई टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग दिक्कत है, तो आप मेरे को टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम आईडी दे दूंगी, तो वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इकोनॉमिक्स के भाषा में हमेशा अपने बच्चों को समझाती हूँ कि जो ये टेस्ट सीरीज का कॉस्ट है ना, इट इज़ वेरी मिनिमल। तो जो आपका कॉस्ट है, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं, जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा एक टेस्ट सीरीज से, इट इज वे हायर देन योर कॉस्ट, ठीक है। आपका मार्जिनल बेनिफिट इज मोर देन योर कॉस्ट। तो एज अ रैशनल कंज्यूमर, एज अ रैशनल स्टूडेंट, आपको ये टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए एंड इसका फायदा उठाना चाहिए, तो स्कोर हाई इन इकोनॉमिक्स। बहुत सारे बच्चे लेके बहुत अच्छा स्कोर भी लाए हैं, मेरे कई बच्चे 90+ एंड बहुत सारे बच्चे 80+ ले आ चुके हैं। तो फिर आप भी ये टेस्ट सीरीज लेके अपने प्रिपरेशन तेज कर सकते हो, ठीक है। एंड बस इतना ही, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, under article 112 the annual financial statement is presented in which house of the parliament first? लोक सभा, राज्य सभा, जॉइंट सेशन या फिर फाइनेंस कमीशन। देखिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले लोक सभा में पास करी जाती है, तो लोअर हाउस जो है ना वहां पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 52. Which of the following is a potential benefit of foreign direct investment FDI for the host country? FDI का benefit क्या है? A. Increased inflation due to higher government expenditure? नहीं. Reduction in technological transfer to local industries? नहीं. देखिए, FDI से तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, राइट। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल डेवलपमेंट, हाँ ये बेनिफिट है, क्योंकि एफडीआई से जब नई कंपनीज खुलेंगी, ब्रांचेस खुलेंगे, तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, राइट। एंड जो एम्प्लॉयज है उनको नया स्किल सीखने को मिलेगा। इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंपनी फॉर रिसोर्सेज, देखिए ये तो डिसएडवांटेज है कि डिपेंडेंस बढ़ सकती है, बात तो सही है कि फॉरेन कंपनीज में शायद हमारा डिपेंडेंस बढ़े, लेकिन दिस इज नॉट एन एडवांटेज, दिस इज अ डिसएडवांटेज, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है? ऑप्शन सी। Question number 53. According to the Heckscher-Ohlin theory, a country will have a comparative advantage in the production of goods that A. Require labor-intensive techniques if the country has a surplus of capital, utilize abundant factors of production that the country has in large supply, require advanced technology in which the country is technologically superior, require high labor cost in a country with low wages। देखिए, हेक्सर-ओलिन थ्योरी कहती है कि एक कंट्री को वही चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए जिस चीज के लिए उसके पास अबंडेंट रिसोर्सेज है ना। तो जो अबंडेंट रिसोर्सेज, अगर लेबर ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव गुड बनाओ, कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव गुड बनाओ, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे यूटिलाइज अबंडेंट फैक्टर्स इन द कंट्री दैट हैज इट इन लार्ज सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 54. प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर? टर्शरी, सर्विस, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी? तो ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, जो रियरिंग ऑफ कैटल्स एंड एनिमल्स होता है,
तो वहीं से मिल्क आती है, राइट। तो ये सारे प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूडेड है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, ठीक है। Question number 55. Which of the following is the primary objective of bilateral trade agreements? To create trade barriers between two countries. देखिए bilateral trade agreement हम क्यों करते हैं, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड अग्रीमेंट में क्या होता है, जनरली कि हम किस टर्म पे एक दूसरे से ट्रेड कर सके, और जनरली एक दूसरे के साथ ट्रेड को इजी करने के लिए ये एग्रीमेंट लिया जाता है ना। तो देखिए ट्रेड बैरियर बनाने के लिए तो नहीं लिया जाता है, राइट। To establish free trade between two countries by eliminating tariff and restrictions, हाँ ये सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। To focus on म्यूचुअल मिलिट्री कोऑपरेशन, देखिए क्या हम मिलिट्री पर्पज से ट्रेड अग्रीमेंट करते हैं, नहीं, राइट। टू स्टैंडर्डाइज मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए हर जो कंट्री से हम ट्रेड करते हैं जरूरी नहीं कि उनका हमारा मॉनेटरी पॉलिसी सेम हो, राइट। स्टैंडर्डाइज मतलब एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है, हम बिल्कुल अलग कंट्री से भी ट्रेड कर सकते हैं, बस ट्रेड के टर्म्स में हमें अग्री करना चाहिए, राइट। तो सबसे सूटेबल आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी ही है कि हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड करें एंड जो टैरिफ एंड रेस्ट्रिक्शन है वो हटाए, तो इसीलिए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। Question number 56. Agricultural good markets depict characteristic close to perfect competition, oligopoly, monopoly या फिर monopolistic competition. The answer is perfect competition, right? क्योंकि homogeneous goods होते हैं, आप किसी भी seller से ले लो आपको फर्क नहीं पड़ रहा होता है until and unless good अच्छा है ना। And there are large number of buyers and sellers जो कि perfect competition से मिलता जुलता है। Question number 57. Monopsony means where there are large firms, there is a single buyer, small number of large buyers या फिर single seller and single buyer. Monopsony होता है when there is a single buyer. Monopoly होता है when single seller. Monopsony होता है single buyer. Question number 58. Which of the following is incurred first? Historical cost, replacement cost, realized value या फिर none of these. देखिए सबसे पहले तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट है जहाँ पे आपने वो गुड को खरीदा था इन द पास्ट, ठीक है, जो कॉस्ट में आपने खरीदा था उसी को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है कि आज के टाइम पे इफ यू हैव टू रिप्लेस दैट मशीन विद अ न्यू मशीन तो आपको कितना कॉस्ट लगेगा, तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। सो इट इज नॉट द फर्स्ट कॉस्ट दैट यू इनकर। रियलाइज्ड वैल्यू होता है कि अगर आपने उसको सेल कर दिया आज के डेट में, डिस्कार्ड कर दिया, तो आपको कितना मिल रहा है उस मशीनरी के बदले में पैसे, ठीक है। तो अगेन ये भी मशीनरी का फर्स्ट कॉस्ट नहीं, जो फर्स्ट आप लगाते हो पैसे वो है उसे खरीदने में कितना लगाया आपने, दैट इज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Question number 59. The Great Depression occurred during 1919 to 23, 1929 to 33, 1949 to 53 या 1901 to 1905. आंसर इज ऑप्शन बी, 29 से लेके 33 के बीच में इस दौरान हमें ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला था। Question number 60. The burden of long-term public debt fall on present generation, past generation, future generation या फिर all. देखिए अगर गवर्नमेंट अभी डेट लेती है तो ये डेट कैसे चुकाएगी, जो फ्यूचर जनरेशन है ना उनसे टैक्स लेके चुकाने की कोशिश करेगी फ्यूचर में जब डेट चुकाना होगा, है ना। तो इसका बर्डन फ्यूचर जनरेशन पे जाता है, उनसे वसूली करने की कोशिश करी जाएगी। Question number 61. The strategy of agriculture development in India before Green Revolution was A. High yielding variety of seeds and chemical fertilizers to boost productivity. देखिए ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान किया गया, ये ग्रीन रेवोल्यूशन का ही स्ट्रैटेजी है, लेकिन क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से बिफोर क्या स्ट्रैटेजी था, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स सच एज लैंड रिफॉर्म्स, हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इन चीज़ों में फोकस करा गया था कि इंस्टीट्यूशनल हम रिफॉर्म करें, लैंड रिफॉर्म करें, जो ज़मींदार है उनसे थोड़ी थोड़ी जगह लेके फार्मर्स के नाम करते, टेनेंट के नाम करते, ठीक है। तो सिस्टम को रिफॉर्म करने में हम लगे हुए थे। सो दिस वॉज द स्ट्रैटेजी बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन बी। सी भी देख लेते हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर में, ये तो हाल फिलहाल की बात है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, पहले तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पे ही हमने ध्यान दिया था बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। Question number 62. The transaction motive for holding money implies that money is held to make speculative investment in financial markets. ये transaction motive नहीं है ना, ये तो speculative motive है।
ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है? टू प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर डेली ट्रांजैक्शन एंड परचेज। हाँ, ट्रांजैक्शन मोटिव होता है कि आपको जो रोजमर्रा के खर्चे करने हैं, चीजें खरीदने हैं, उसके लिए आप पैसे मनी के रूप में रखते हो, राइट? दैट इज योर ट्रांजैक्शन मोटिव। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 63. In the context of trade negotiation, the term most favored nation MFN status refers to a preferential treatment granted to one country over others in trade agreement, the obligation to trade exclusively with a particular country, the policy that allows countries to impose tariffs on imports from specific nations, या फिर a requirement to offer the same trade terms to all trading partners। देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप एक WTO मेंबर हो और अगर आपने किसी एक कंट्री को, एक मेंबर ऑफ WTO को फेवर किया है, एक फेवरेबल टर्म दिया है ट्रेड में, तो आपको वही फेवर सारे मेंबर कंट्री को एक्सटेंड करना पड़ेगा। इस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है? सो इट इज अ रिक्वायरमेंट टू ऑफर द सेम ट्रेड टर्म्स टू ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स। Question number 64. Which of the following is the most important source of India's foreign exchange earnings? तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुका है और हमने कहा था कि जो सर्विस एक्सपोर्ट्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोर्स है। Question number 65. Which of the following statement is correct regarding business cycle? Business cycle are contagious and international in character. Correct, मतलब फैलता है। Contagious मतलब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, एक देश से दूसरे देश फैलता है। And of course international, क्योंकि एक देश से दूसरे देश फैलता है। Business cycle begin in one country and spread to other countries through trade relations. Correct. Business cycle have serious consequences on the well-being of society. Correct. So all three are correct. Question number 66. Decrease in input demand dash does not affect input prices, pushes input prices up, pulls input prices down, either B or C. देखिए, किसी भी चीज की अगर डिमांड कम हो रही, देयर इज डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि उस चीज को लोग इतना खरीदना पसंद नहीं कर रहे, तो इन दैट केस क्या होगा? उसकी प्राइस गिरेगी, ठीक है? सो इट पुल्स इनपुट प्राइसेस डाउन। Question number 67. During business cycles, the opposite of a peak is an inflation, a hyperinflation, a trend, a trough. Peak का opposite क्या है? Peak मतलब highest point, and इसका opposite होता है trough, which is the lowest point. So correct answer is option D. Question number 68. Nicolas Caldor propounded dash. निकोलास कहने की कोशिश कर रहे होंगे। निकोलास थ्योरी, कार्डोर थ्योरी, कॉबवेब थ्योरी या फिर कॉब-डगलस थ्योरी। निकोलास कार्डोर की जो थ्योरी है हम उसे कॉबवेब थ्योरी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69. Repercussion of business cycles get dash felt in nearly all economic variables. Alternatively, simultaneously, one by one या फिर all of the above. The answer is simultaneously. हमको एक ही साथ nearly सारे economic activity variables में इसे affect करते हुए हम पाते हैं, right? Answer is simultaneous. Question number 70. Different business cycles dash in duration and intensity differ similar, consistent या फिर can't से दे डिफर, राइट? कभी कभार एक्सपेंशन के फेजेस ज्यादा होते हैं किसी बिजनेस साइकिल में, किसी में कॉन्ट्रैक्शन के फेजेस ज्यादा होते हैं। सो डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स हैव डिफरेंट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। क्वेश्चन नंबर 71. पीक इज द डैश स्टेज ऑफ एक्सपेंशन, लेटर, अर्लियर, ईदर ए और बी या फिर नन ऑफ दीज। पीक इज द लेटर स्टेज ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि पहले एक्सपेंशन होता है, फिर एक्सपेंशन के जब चरम में पहुंच जाते हैं हम, तो उसको हम पीक कहते हैं, राइट? सो इट इज द लेटर स्टेज ऑफ एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 72. Which of the following is not an internal cause of business cycle? तो इनमें से कौन सा इंटरनल कॉज नहीं है? देखिए, इंटरनल कॉज वो कॉज होते हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड कॉज है, ठीक है? तो उसे हम इंटरनल कहते हैं। लेकिन इकोनॉमी के बाहर के कॉज जैसे कि टेक्नोलॉजी, नेचुरल डिजास्टर, वॉर, ये सब एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है? तो देखिए, मनी सप्लाई इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, इकोनॉमिक कॉज ही है, तो ये इंटरनल है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये भी कंज्यूमर साइकोलॉजी, दिस आल्सो कम्स अंडर इकोनॉमिक्स ओनली। एंड फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, अगेन इकोनॉमिक कॉज, तो ये सारे इंटरनल है। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल शॉक है ये टेक्नोलॉजी के कारण से हुआ है, सो इट इज एक्सटर्नल टू द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है? सो दैट्स व्हाई इसे हम एक्सटर्नल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73.
Which of the following is a differentiated product? अ हैमबर्गर, देखिए अगर आप एक रेस्टोरेंट में हैमबर्गर खाओगे एंड दूसरे में खाओगे, देर इज सम डिफरेंस। भले ही दोनों हैमबर्गर ही है और दोनों सेम टाइप के आपने हैमबर्गर मंगाया है, फिर भी टेस्ट में आपको डिफरेंस लगेगा ही लगेगा, राइट? सो दे आर डिफरेंशिएटेड। शर्ट भी, दो ब्रांड्स के शर्ट अगर सेम दिखते भी है तो भी देर इज सम डिफरेंस, मटेरियल का, स्टिचिंग का, है ना? ऑटोमोबाइल, अगेन देर इज डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स। भले ही सारे गाड़ी है, सारे आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, बट there are different features, right? तो ये सारे ही differentiated features है, so answer is D. Question number 74. If the market demand curve for a commodity has a negative slope, then the market structure must be. देखिए अब यहाँ पे ना मार्केट डिमांड कर्व की बात हो रही है, यानी कि पूरी इंडस्ट्री की डिमांड कर्व, इसको हम मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं, ठीक है? इंडिविजुअल फॉर्म की डिमांड कर्व नहीं, पूरी इंडस्ट्री की। तो देखिए कौन से मार्केट फॉर्म में पूरी इंडस्ट्री की जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव या डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है? सारे में ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। जो इंडस्ट्री डिमांड कर्व है ना, वो सारे मार्केट फॉर्म्स में डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो अगर हमें ये इंफॉर्मेशन दिया जाए कि इसकी जो इंडस्ट्री डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अब बताओ ये कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है? तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि सारे के ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन नहीं, मोनोपोली नहीं, इम्परफेक्ट नहीं, हमारा आंसर होगा द मार्केट स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। सिर्फ इतनी जानकारी दोगे तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि सबके ही नेगेटिवली स्लोप थे, ठीक है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75. द मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इज QD is equals to 12 minus 2P. तो देखिए ये डिमांड का फंक्शन दे दिया हमें, राइट? एंड द मार्केट सप्लाई कर्व इज QS is equals to 3 plus P. अगेन सप्लाई का भी फंक्शन दे दिया। The market equilibrium, the market will be in equilibrium if, देखिए अब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में इक्विलिब्रियम कब होता है? वन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड, राइट? सो देखिए क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 12 minus 2P एंड क्वांटिटी सप्लाइड 3 plus P। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं P plus 2P, राइट? सो 12 minus 3, 9 is equals to 3P, so price will be equal to 9 by 3, so this will give us 3. अब क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे? QD में डाल देते हैं, सॉरी 12 minus 2P, राइट? सो देखिए 12 minus 2 into P की वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज 3, राइट? सो दिस विल गिव अस 12 minus 6, so this will give us 6. तो प्राइस हमारा 3 है एंड क्वांटिटी हमारा 6 है, ठीक है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब देखिए आपको क्वांटिटी निकालना था ना, तो आप ये इक्वेशन में भी डाल के निकाल सकते थे, ठीक है? क्योंकि इक्विलिब्रियम में ना क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर होता है, तो आप कोई भी QS से भी क्वांटिटी निकाल सकते थे, QD से भी निकाल सकते थे, ठीक है? अगर हम QS से निकालते तो देखिए QS से कितना आता? 3 plus P, सो 3 plus P कितना आया था हमारा? 3, राइट? तो यहाँ पे भी 6 ही आंसर आता, ठीक है? Question number 76. The short-run supply curve of a perfectly competitive firm is equal to that portion of the short-run marginal cost curve that is above the average variable cost curve, that portion of the short-run marginal cost curve that is above the average total cost curve, that portion of the short-run average total cost curve that is above the average variable cost curve, या फिर none of the above is correct. देखिए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म में ना हमें पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? व्हेन MC इज इक्वल्स टू MR, राइट? अब शॉर्ट रन में क्या होता है कि, या फिर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि जो MR है वही आपका AR भी, राइट? MR एंड AR आर सेम इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं व्हेन MC इज इक्वल्स टू AR, इस टाइम पे इक्विलिब्रियम होगी, राइट? तो देखिए जहां जहां MC जो कर्व है आपका वो AR को, यानी कि प्राइस लाइन को, AR इज योर प्राइस, राइट? तो जहां जहां ये प्राइस लाइन को कट कर रही है, दैट विल बी योर इक्विलिब्रियम, राइट? एंड यही पॉइंट में हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी मिलती है ना? तो देखिए हमें कितना क्वांटिटी सप्लाई करना है वो हमें कैसे पता चलेगा? जहां भी MC प्राइस लाइन को कट करेगा एंड वही हमारा क्वांटिटी सप्लाइड होगा। तो इसलिए यही चीज हमारी सप्लाई कर्व देती है, जहां पे MC प्राइस लाइन को कट करती है, इट विल गिव अस आवर सप्लाई कर्व।
सो दैट्स वाई जो शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना, इसी को हम कहते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू सप्लाई कर्व ओनली, क्योंकि जहाँ पे ये प्राइस को कट करेगी वही हमारा क्वांटिटी सप्लाई होगा, लेकिन इट हैज टू बी अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, क्योंकि अगर एक फॉर्म अपना वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर कर पा रहा तो उसे सप्लाई करनी ही नहीं चाहिए, उसे प्रोडक्शन करनी ही नहीं चाहिए, राइट। तो जहाँ पे भी एमसी प्राइस को कट कर रही है लेकिन अबव वेरिएबल कॉस्ट है, तो तभी जाके हम उसको सप्लाई कर्व मानेंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। Question number 77. Marginal revenue is equal to price under monopoly market structure, oligopoly form of market, monopolistically competitive market या फिर perfect competition। देखिए ऐसा होता है perfect competition में, perfect competition में MR is equals to AR is equals to MC is equals to price, है ना, सारे ही चीज इक्वल हो जाते हैं। So marginal revenue भी आपका प्राइस से इक्वल होता है, ठीक है। Question number 78. When demand increases and supply decreases, the equilibrium price and quantity both rise. Equilibrium price and quantity both fall. The equilibrium price rise, but nothing certain can be said about the change in equilibrium quantity. या फिर the equilibrium quantity rises, but nothing certain can be said about the change in equilibrium price. देखिए ये क्वेश्चन आपका जो चैप्टर 4 यूनिट 2 है उसके कॉन्सेप्ट से पूछा गया है, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, राइट। अब देखिए जब डिमांड इंक्रीज होती है तो किसी भी चीज की हमें पता है प्राइस क्या होती है, इंक्रीज, राइट। सिमिलरली जब सप्लाई डिक्रीज होती है, इन दैट केस ऑल्सो प्राइस राइजेस। तो देखिए दोनों अगर हम अलग अलग से भी ले, सप्लाई डिक्रीज को अलग ले, डिमांड इंक्रीज को अलग ले, तो दोनों ही केस में प्राइस राइज हो रही है। तो साथ में ले आए तो प्राइस और राइज ही होगी, है ना। तो प्राइस का तो चलो हमें पता चल गया दैट इट विल डेफिनेटली राइज, लेकिन यहाँ पे हम क्वांटिटी का नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से अबाउट क्वांटिटी। इट विल डिपेंड कि डिमांड ज्यादा प्रोपोर्शन से राइज हुआ है या फिर सप्लाई ज्यादा प्रोपोर्शन से डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो उस बेसिस में क्वांटिटी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो देखिए हम प्राइस तो डेफिनेटली बता सकते हैं दैट इट विल राइज, but we cannot be certain about quantity. So correct option is option C. Question number 79. Isoquant in the relevant range are convex to the origin, negatively sloped, cannot cross या फिर all of the above. ठीक है, जो आइसोक्वांट की प्रॉपर्टीज है ना वो बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज की तरह ही है कि वो कन्वेक्स होते हैं, नेगेटिवली स्लोप्ड यानी कि इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, एंड दो आइसोक्वांट कर्व नहीं क्रॉस कर सकते, जैसे कि दो इंडिफरेंस कर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रू है, सो आंसर इज ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 80. फॉर गिवन गुड्स द एंजल कर्व इज, देखिए एंगल कर्व नहीं है, इट इज एंजल कर्व इसे हम कहते हैं, ठीक है। अब एंजल कर्व क्या होता है ना, एंजल कर्व इज बेसिकली द कर्व जो इनकम एंड डिमांड के बीच में की रिलेशनशिप बताती है, ठीक है। अब गिवन गुड्स हमें पता है इट इज एन इंफीरियर गुड, राइट। इंफीरियर के गुड के केस में व्हेन इनकम इंक्रीजेस देयर डिमांड डिक्रीजेस, राइट। तो गिवन गुड्स के केस में एंजल कर्व कैसा होना चाहिए, इट हैज टू बी नेगेटिवली स्लोप्ड, क्योंकि देखिए देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, राइट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, नेगेटिवली स्लोप्ड। अब बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एंजल कर्व को ना डिमांड कर्व सोचने लग जाते हैं कि एंजल कर्व इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व। नहीं, अगर हम गिवन गुड्स की डिमांड कर्व की बात करें तो देखिए प्राइस व्हेन इंक्रीजेस तो गिवन गुड्स का डिमांड इंक्रीज होता है, क्योंकि इट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन एंड इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, राइट। लेकिन एंजल कर्व इज डिफरेंट, एंजल कर्व इनकम एंड डिमांड का रिलेशनशिप दिखाता है, एंड गिवन गुड बीइंग इंफीरियर गुड, जब इनकम इंक्रीज होती है इसकी डिमांड डिक्रीज होती है, सो इनवर्स रिलेशनशिप, सो दैट्स व्हाई नेगेटिव स्लोप। क्लियर नाउ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81. डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी इंडिकेट्स दैट as income falls the amount of commodity purchased falls, rises, remains unchanged या फिर none of these। देखिए इनकम इलास्टिसिटी, नाउ अगर इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब है इफ देयर इज राइज इन इनकम देयर इज राइज इन डिमांड।
लेकिन अगर ये नेगेटिव होती है इसका मतलब है इफ देयर इज राइज इन इनकम देयर इज फॉल इन डिमांड। तो यहाँ पे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी बोला है। एंड व्हेन इनकम फॉल्स, व्हाट हैपेंस इफ इनकम फॉल्स? तो देखिए व्हेन इनकम फॉल्स, इफ द इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, तो डिमांड में बिल्कुल उल्टा असर होनी चाहिए, डिमांड शुड राइज। सो यहाँ पे इसलिए आंसर होगा हमारा बी, राइज। क्वेश्चन नंबर 82, normative economics can be explained through fairness of tax, incidence of tax, effect of tax on incentive to work, या फिर none of these। देखिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम ओपिनियन, अपनी जजमेंट, वैल्यूज देते हैं, राइट। अब इंसिडेंस ऑफ टैक्स का क्या मतलब होता है ना, कि टैक्स लगा किसी भी चीज में, दैट इज द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब इसमें तो आपका क्या ओपिनियन हो सकता है, एक गुड में सर्टेन अमाउंट टैक्स है, तो जितना टैक्स गवर्नमेंट ने सेट किया है वो तो लगेगा ही। सो इट इज मोर ऑफ अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कि आप बस फैक्ट बता रहे हो कि ये गुड में इतनी परसेंटेज टैक्स है। लेकिन अगर आप उस टैक्स की फेयरनेस की बात कर रहे हो कि ये इतना टैक्स लगाना सही है, गलत है, फेयर है, अनफेयर है, ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, देन फिर आप क्या कर रहे हो, यू आर गोइंग टूवर्ड्स नॉर्मेटिव, क्योंकि यहाँ पे आप अपने ओपिनियन, अपनी जजमेंट दे रहे हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द फेयरनेस ऑफ टैक्स, नॉट द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड नॉट द इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन इंसेंटिव टू वर्क। ये भी अगेन पॉजिटिव हो जाते हैं कि टैक्स का क्या क्या असर पड़ेगा। अब ये असर गलत है, सही है, वो नॉर्मेटिव होता है, लेकिन जो इफेक्ट है वो तो फैक्ट है, वो तो पड़ेगा ही, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, entry of new firm in monopoly is possible only in the long run, possible only in the short run, restricted at all times, या फिर both A and B। देखिए मोनोपोली में हमेशा ही सिर्फ एक ही सेलर है, तो ना शॉर्ट रन ना लॉन्ग रन कभी भी यहाँ पे न्यू सेलर नहीं आ सकता, ठीक है। सो इट इज रेस्ट्रिक्टेड एट ऑल टाइम्स, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 84, the market price cannot be influenced by a seller under monopolistic competition, monopoly, perfect competition, या फिर all of these। देखिए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली में तो आप सर्टेन एक्सटेंट तक अपना प्राइस डिसाइड कर सकते, मोनोपोली में तो आपको पूरा फ्रीडम है, यू कैन सेट योर ओन प्राइस। और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में भी आप कॉम्पिटिशन के दायरे के अंदर रह के थोड़ा बहुत अपने प्राइस चेंज कर सकते हो, बिकॉज यू हैव डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो भी मार्केट का प्राइस है वही आपको लेना पड़ेगा, यू आर अ प्राइस टेकर, सो यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85, there is an inverse relation between price and demand for products of a firm under monopoly only, monopolistic competition only, both monopoly and monopolistic competition, या फिर perfect competition। देखिए दोनों मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में द डिमांड कर्व इज, फर्म की डिमांड कर्व इंडिविजुअल फर्म की डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, राइट। सो डाउनवर्ड स्लोपिंग मींस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो दोनों में ही हमें इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलती है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में तो हॉराइजेंटल डिमांड कर्व होता है व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे तो हमें क्या दिखता है, इलास्टिक डिमांड कर्व दिखता है, नॉट नेगेटिव। सो इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो प्राइस विल बी कांस्टेंट, राइट। सो नो इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप हमें दोनों मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 86, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर मोनोपोली इज इंफिनिटी, इक्वल टू 1, लेस देन 1, या फिर नन ऑफ दिस। क्योंकि मोनोपोली एक सिंगल सेलर है तो कस्टमर्स के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्राइस चेंज भी करे सो दे हैव टू बाय फ्रॉम दिस फॉर्म ओनली। सो यहाँ पे हमें डिमांड इन इलास्टिक दिखता है, इट डज नॉट चेंज विद प्राइस बिकॉज कस्टमर के पास चॉइस ही नहीं, ठीक है। सो इन इलास्टिक मीन्स लेस देन 1। Question number 87, business economics in its approach is pragmatic, idealistic, normative, या फिर none of these। ठीक है, normative इसका नेचर है, अप्रोच इसका pragmatic है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, pragmatic। Question number 88, contraction of demand is the result of decrease in the number of consumers, increase in the price of good concerned, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, या फिर नन ऑफ दीज। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है या फिर एक्सपेंशन होता है जब खुद की प्राइस
चेंज होती है ना। सो कॉन्ट्रैक्शन हैपेंस बिकॉज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न, जब खुद की प्राइस इंक्रीज होती है कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये जो अदर डिटर्मिनेंट्स है इनके चेंज होने से शिफ्ट होता है, नॉट कॉन्ट्रैक्शन। Question number 89. The rate at which consumer is prepared to exchange good X and Y is marginal rate of substitution, elasticity of substitution, diminishing marginal utility या फिर none of these। देखिए इसको हम marginal rate of substitution कहते हैं, है ना, कि at what rate you are prepared to exchange one good for the another। Question number 90. Indifference curve analysis was proposed by J.R. Hicks and R.G.D. Allen, Alfred Marshall, Jeremy Bentham या फिर none of these। So it was proposed by J.R. Hicks and R.G.D. Allen। Question number 91. Which of the following statement is correct concerning the relationship among the firm's cost function? तो इनमें से कौन सा करेक्ट फंक्शन है? देखिए टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेरिएबल माइनस, नहीं, देखिए करेक्ट होता है आपका टोटल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस, नहीं, अगेन यहाँ पे प्लस होनी चाहिए थी, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस टीसी, नहीं, बिल्कुल उल्टा है, टीसी माइनस टीएफसी होनी चाहिए थी, राइट। सो इनकरेक्ट, करेक्ट है सिर्फ आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92. The marginal utility from last unit consumed of commodity Y is 50 units and marginal utility of money is equals to 10. The consumer is in equilibrium and consuming commodity Y only. Find the price of the commodity Y। देखिए इक्विलिब्रियम में क्या होता है ना, marginal utility of money will be equal to marginal utility of commodity Y divided by price of commodity Y, ठीक है। अब marginal utility of money हमें दिया है 10, right? So 10 will be equal to marginal utility of commodity Y हमें दिया है 50 divided by price of Y हमें निकालनी है, right? So Py will be equal to 50 by 10, so this will give us 5. So price of commodity Y is 5. Question number 93. The price in collusive oligopoly is decided by firm, price leader, industry या फिर none of these। ठीक है, collusive oligopoly में ना जनरली जो प्राइस लीडर है वही प्राइस डिसाइड करता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज बी, प्राइस लीडर। Question number 94. The government offer minimum assured price to the farmers to purchase their output is called मार्केट प्राइस, सपोर्ट प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस या सीलिंग प्राइस। देखिए ऐसे प्राइस को हम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी भी इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या फुल फॉर्म में आप इसको सपोर्ट प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95. व्हाट आर द इंटरनल कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल? तो जैसा कि हमने पहले भी कहा, इंटरनल कॉजेज वो कॉजेज होते हैं जो इकोनॉमी से ही रिलेटेड कॉजेज। फॉर इंस्टेंस देखिए फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, इकोनॉमी से रिलेटेड कॉजेज, राइट। सो इंटरनल। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, अगेन इकोनॉमी से रिलेटेड, सो इट इज इंटरनल। मनी सप्लाई, अगेन इकोनॉमी से रिलेटेड, सो इंटरनल। सो ऑल ऑफ दीज आर इंटरनल। एक्सटर्नल होता है जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, वार हो गई, नेचुरल कैलामिटी हो गई, जो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं, ठीक है, उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। Question number 96. The substitution effect will be stronger when the goods are closer substitute. True. There is lower cost of switching to substitute goods. True. There is lower inconvenience while switching to substitute good. Also true. तो तीनों ही केस में substitution effect stronger होता है. So answer is D, all the above. Question number 97. Rational decision making requires that one's choice be arrived at logically without error. देखिए रैशनल डिसीजन का ये मतलब नहीं है कि आप कभी गलती ही ना करो, ठीक है, दिस इज नॉट द मीनिंग। वन चॉइस बी कंसिस्टेंट विथ वंस गोल। देखिए ऐसा भी हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि जो आपकी गोल है आप हमेशा उस हिसाब से ही चूज करो, दिस इज नॉट व्हाट रैशनल डिसीजन मीन्स। वंस चॉइस में नेवर वेरी, आपका चॉइस हमेशा सेम ही रहे, ये भी जरूरी नहीं है। द कंज्यूमर्स प्लान टू अटेन द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हाँ ये रैशनल चॉइस है, जहाँ पे कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को सबसे ज्यादा करना चाहता है, अपने सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचता है, एंड इट वांट्स टू गेट द पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन, दैट इज अ रैशनल चॉइस, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98. व्हिच ऑफ दीज कंट्री
is a purely socialist economy? USSR, चाइना, वियतनाम या फिर नन ऑफ दीज? आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे ना सोशलिस्ट इकोनॉमी है, लेकिन प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी दुनिया में कोई भी नहीं होती। इनमें भी सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ कैपिटलिज्म है, लेकिन ये ज्यादातर लीन करते हैं टुवर्ड्स सोशलिज्म, ज्यादा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि ये प्योरली सोशलिस्ट है। देखिए दुनिया में प्योरली कैपिटलिस्ट एंड प्योरली सोशलिस्ट ऐसे कोई कंट्रीज नहीं होते, सब मिक्स ही होते हैं, लेकिन कोई कंट्रीज ज्यादा कैपिटलिज्म की तरफ लीन करता है, कोई ज्यादा सोशलिस्ट की तरफ। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है डी, नन ऑफ दीज। Question number 99. The nature of business economics. A. Business economics is a science. True. Incorporates elements of macro. True. Interdisciplinary in nature. True. तो देखिए ये सारे ही करेक्ट है, सो आंसर इज दी ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 100. The book The Wealth of Nation is written by Adam Smith, आर्थर पिग्यू, रॉबिन्सन या फिर रगनार नर्स्की? वेल्थ ऑफ द नेशन ये बहुत ही फेमस बुक है। इट वाज रिटन बाय एडम स्मिथ, जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, और इन्होंने फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने ही दिया था इन इस बुक। ठीक है, सो आंसर इज ए, एडम स्मिथ। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको सारे एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं डालती रहती हूँ। और आप हमारी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल के थ्रू डाउट पूछते हैं एंड मैं उनकी डाउट रिजॉल्व करने की कोशिश वहाँ पे भी करती हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।